शर्मा एक बार फिर अपने नई वीडियो के साथ। क्लास 10 का ये चौथा पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ेंगे वर्धन वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहले आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना है वो 6ठी शताब्दी में थानेश्वर में पुष्यभूति नामक जो शिव का उपासक था, इसने इसकी नींव डाली थी। और इस वंश में वैसे 3 शासक प्रमुख हुए हैं। पहला है प्रभाकर वर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन और तीसरा है हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे थे, 2 बेटे और 1 पुत्री बेटी थी। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, जिसमें राज्यवर्धन बड़ा पुत्र था, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और एक इसकी लड़की थी जिसका नाम था राजश्री। ये 3 थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कोई ज़्यादा, जैसे ये गद्दी पे बैठा था ना, तो उस समय ज़्यादा इसने शासन नहीं किया था प्रभाकर वर्धन ने। और जो ये ज़्यादा करके युद्ध में उलझ कर रहा था प्रभाकर वर्धन। और बाद में प्रभाकर वर्धन की बंगाल के शासक था गौड़ शशांक, उसने इसका वध कर दिया। अब प्रभाकर वर्धन ज़्यादा करके युद्ध में उलझता रहा, तो उसने कोई राजकार्य में ज़्यादा काम या योगदान नहीं दिया। उसके बाद उसका छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो शासक बना था। और हर्षवर्धन भी क्या था, निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए ये साम्राज्य हर्षवर्धन के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो उसके सामने 2 समस्या मुख्य थी। पहले तो ये थी कि इसके भाई राज्यवर्धन को जो शशांक ने मारा था उसका बदला लेना, और दूसरी उसकी बहन राजश्री जो उस समय थानेश्वर छोड़ के चली गई थी, उसको खोजना कि वो कहाँ चली गई। तो उसने क्या किया था, पहले शशांक को हराने के लिए उसने कामरूप का जो राजा था भास्कर वर्मा, उससे उसने संधि कर दी और शशांक के विरुद्ध एक सेना भेज दी और उसे परास्त कर दिया। और बाद में उसने अपनी बहन को ढूंढकर उसकी शादी भी ग्रहवर्मा से, या ग्रहवर्मन भी नाम आता है इसका, उससे कर दी। हर्ष ने महाराजाधिराज और परम भट्टारक, ये 2 उपाधि उसने धारण की थी। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हर्ष की उपाधियों के नाम बताइए, तो महाराजाधिराज और परम भट्टारक। और उसने क्या किया था, जैसे थानेश्वर के स्थान पर उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्यों बनाई, देखो कि उसकी जो बहन थी राजश्री और उसके जो जीजा थे ग्रहवर्मन, उनका जगह, उनकी जो गांव था या जो शहर था, उसका नाम था कन्नौज। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसने कन्नौज को फिर अपनी राजधानी बनाया। और हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा था, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, उनके मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। कहते हैं कि ये एकमात्र पराजय थी जो हर्ष ने अपनी जिंदगी में झेली थी। वाकई एक, और उसके अलावा ये कहीं युद्ध में पराजित नहीं हुआ। हर्ष के समय की घटना हो है कि चीनी यात्री वेहनसांग, इसको कई जगह युवान चांग भी कहते हैं, ये हर्ष के समय भारत आया था। कई बार पूछते हैं हर्ष के समय भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए, तो वेहनसांग या युवान चांग है, ये हर्ष के समय भारत आया। हर्ष वो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, जिसका नाम इलाहाबाद है, उसमें एक समारोह आयोजित करता था, जिसमें वो अपनी समस्त संपत्ति दान कर देता था। तो ये जो वेहनसांग है, ये जो छठे जो आयोजन हो रहा था ना इसका प्रयाग में, उसमें ये वेहनसांग सम्मिलित हुआ था। इस समारोह को क्या कहते हैं, महामोक्ष परिषद कहा जाता है। ये जो 5वें वर्ष समारोह करता था, इसका नाम था महामोक्ष परिषद। बाणभट्ट कौन था, ये था हर्ष का दरबारी कवि। इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि हर्ष के दरबारी कवि का नाम बताइए। अब बाणभट्ट ने 2 रचना की थी हर्ष के समय, एक तो कादम्बरी और एक हर्ष चरित्र। ध्यान रखना, हर्ष चरित्र नाम आने से ये मत समझ लेना कि हर्ष ने रचना की है, इसकी रचना की है बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार था, और उसने संस्कृत भाषा में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक है हर्ष ने लिखे हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत पर पूछा जाता है। इसके अलावा मयूर, मातंग दिवाकर व ईशान, ये हर्ष के दरबार में रहने वाले अन्य विद्वान थे। तो हर्ष आपको बताया था कि निसंतान था, तो उसके साथ ही ये साम्राज्य यहीं समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे पाल वंश। तो पाल वंश सिलेबस में ज़्यादा नहीं है 10वीं में, जितना है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि पाल वंश की स्थापना है वो बंगाल में हुई थी, और गोपाल पाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। ये जो उदयंतपुर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी गोपाल पाल ने की थी। बाद में इसकी राजधानी बनी थी मुंगेर।
पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये जो वंश है ये अपने शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो इसके लिए क्या कि 3 पक्ष थे उस समय भारत में, एक पाल थे, एक प्रतिहार थे और एक राष्ट्रकूट थे। इन तीनों ने 100 वर्ष तक वंशों ने युद्ध लड़ा था। किसको लेकर? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने को लेकर। तो इसमें पाल वंश की ओर जो शासक शामिल हुआ था उसका नाम धर्मपाल था। उसके अलावा पाल वंश में जो शासक हुए नवे राजा महिपाल प्रथम, उससे के समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेश को जीत लिया था। पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा अनेक बौद्ध विहारों का इनको संरक्षण प्राप्त था। यानी ये लोग क्या करते थे अपने राज्यकाल में उनमें बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार थे जिसमें शिक्षा दी जाती थी। और पाल वंशी जो राजा थे कला और वास्तु जो शिल्प है इनके भी महान प्रेमी थे। तो पाल युग में अनेक जलाशय और दीनापुर जिले में जो अभी भी बचे हुए उनका निर्माण किया था। तो ये था आपके पाल वंश। इसके अलावा आपके हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने कहाँ की थी? नासिक में। और नासिक में स्थापना करके नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। ये जो दंती दुर्ग था ये जो चालुक्य वंश था पहले, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चालुक्य वंश के अधीन एक सामंत था और जो अंतिम चालुक्य नरेश था कीर्तिवर्मादित्य, उसको उसने परास्त करके और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और वहाँ का शासक बना था। और बाद में इसकी राजधानी बनाई थी मान्यखेत को। अब राष्ट्रकूट के समय जो जो शासक हुए हैं और जिन उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनका हम अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है ध्रुव। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार हेतु, हमने अभी पढ़ा था ना पाल वंश में कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में 100 वर्ष संघर्ष हुआ था। वो त्रिपक्षीय तीनों आपस में लड़ते थे। तो पाल वंश की ओर से इस ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश की ओर से इस ध्रुव ने कन्नौज पे अधिकार होते भाग लिया था। और जो प्रतिहार नरेश था वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, इन दोनों को इसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित किया था। इसके बाद आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने, इसने भी देखो ये 100 वर्ष तक चला था तो 3-4 राजाओं ने इसमें भाग लिया था राष्ट्रकूट के। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय को हराया और पल्लव, पांडे, केरल और गंग शासकों का एक जो संघ बना था चारों का, उसको इसने नष्ट किया था। इसके बाद में आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष एक शांतिप्रिय शासक था जिसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। और अमोघ वर्ष वो शासक था राष्ट्रकूट वंश का जिसने जल समाधि ली थी, जीवित जल समाधि ली थी। इसके बाद में आता है इंद्र तृतीय। इनके समय में एक अरब यात्री आया था भारत जिसका नाम था अल-मसूदी, और इसने ये कहा था कि राष्ट्रकूट में जितने भी शासक हुए हैं इसमें इंद्र तृतीय को इसने सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था अल-मसूदी ने। इसके बाद में आता है कृष्ण तृतीय। ये पाल वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद में ये धीरे धीरे पाल वंश समाप्त हो गया था, जिसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। ठीक है। और एलोरा और एलिफेंट के जितने भी गुहा मंदिर है उनका निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। तो विद्यार्थियों ये था आज का अपना चैप्टर जिसमें हम वर्धन वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन किया था। अगले अध्याय में हम गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।